निश्चित रूप से तो ये हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि रुझानों में एनडीए बहुमत के करीब है। जिस तरह से यहाँ जानकारी मिल रही है, महाराष्ट्र में एनडीए 145 सीटों पर आ गया और साथ ही साथ जो आपने ऑफिशियल आंकड़ा यहाँ पर बताया है वो भी हम लगातार अपने दर्शकों को यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन मनोज सर, जो ये टैली यहाँ पर बता रही है लोकसभा में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि बार बार कंपैरिजन किया जा रहा है, लग रहा है कि उससे सीख लेते हुए या वो तमाम नारे या वो जो स्कीम्स जिनका जिक्र थोड़ी देर पहले आप भी कर रहे थे वो चल गया, बार बार हरियाणा से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र का परिदृश्य अगर हम देखें तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ, नहीं देखिए, ऐसा है कि लोकसभा, मेरे को लगता है कि लोकसभा इलेक्शन में लोगों का जो लोकसभा इलेक्शन से पहले लोगों का जो गुस्सा था वो मेरे ख्याल से लोकसभा इलेक्शन में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग थी, वहाँ मुद्दे अलग थे। महाराष्ट्र में जो शिवसेना थी उसमें बंटवारा हुआ, एनसीपी में बंटवारा हुआ, तो वहाँ के लोगों में थोड़ी नाराज़गी थी। और अगर हम देखें तो बीजेपी जिस तरह एग्रेसिवली और जिस तरह एक होकर आरएसएस बीजेपी जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, वो वाला इलेक्शन वो लोकसभा में नहीं था। और दूसरी बात क्या है कि लोकसभा में कांग्रेस ने एजेंडा सेट किया, कांग्रेस ने जो संविधान की बात करी, आरक्षण की बात करी और जिस समुदाय की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उनको रिसोर्सेज बांटने की बात करी, तो मेरे को लगता है कि वो बात समझ आ गई और रिजर्वेशन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन वो मुद्दा इस इलेक्शन में था ही नहीं। इस इलेक्शन में जो मुद्दे थे वो बिल्कुल ही अलग थे। और लोकसभा के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो ये हुई कि महाराष्ट्र में सरकार ने लाडकी बहन योजना लगाई। जब वो योजना लगाई और उसके पैसे आने लगे तो एक एक महिला के बैंक अकाउंट में देखिएगा कि 6,000 रुपये तक आ गए। तो मेरे को लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। आप कह रहे हैं कि वो एक गेम चेंजर साबित हुई और ये मैनेज कर लिया कहीं जो बाकी मुद्दे थे इससे? नहीं, बाकी मुद्दे कांग्रेस उठा ही नहीं पाई। कांग्रेस, देखिए, लोकसभा इलेक्शन हम कुछ भी बोलें, कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शन महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में बहुत अच्छे से कॉन्टेस्ट किया था। हर किसी को संविधान खतरे में है ये बात सारे के सारे वोटर के ध्यान में थी। लेकिन अगर अभी महाराष्ट्र में बात करें तो संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन, ये वाले इश्यूज कुछ है नहीं। तो कायदे से कांग्रेस ये जो अलायंस के पास, एमवीए के पास कहने को बहुत कुछ था ही नहीं। और जो एजेंडा था वो सारा का सारा बीजेपी अलायंस ने ही सेट किया। चाहे वो कटेंगे तो बटेंगे हो, वो उससे बात से हम सहमत हो या ना हो, लेकिन फैक्ट ये है कि ये एक वहाँ बहुत बड़ा भी एक वो था, फैक्टर था। और दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने कास्ट अलायंस को इस बारी बांटने की कोशिश करी, जिस तरीके से नॉन मराठा उन्होंने उन वोट पे फोकस किया, वो भी हो सकता है कि उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। जी, तो हमारे साथ एक और खास मेहमान एनसीपी शरद पवार गुट से डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा जुड़ी हैं। सुरैना जी, ऑफिशियल जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसके मुताबिक भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पा रही हैं। आपकी पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है, अजीत पवार की पार्टी 8 सीटों पर आगे चल रही है। हमने देखा था कि लोकसभा के चुनाव में बहुत ज़्यादा डेंट नहीं पहुंचाया था अजीत पवार ने, लेकिन विधानसभा के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान आपको करने वाले हैं वो, अभी तक के जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक। जैसा है कि ये सब जो शुरू में जो दिख रहा है, बिकॉज थोड़े टाइम पहले तो योगेंद्र पवार वो भी आगे चल रहे थे, तो ये बहुत जल्दी है कि बताने के लिए कि क्या होगा, क्या हो रहा है। वैसे भी हमारी पार्टी तो अच्छा ही प्रदर्शन करती है, पवार साहब को तो बहुत अच्छा ही रिस्पांस मिलता है। और योगेंद्र पवार के वहाँ तो उन्होंने, पवार साहब ने खुद अपना मतलब प्रचार वगैरह किया है, तो अभी ये बहुत अर्ली स्टेजेस है जी। सो वी विल सी हाउ इट गोस, प्रोग्रेसेस फर्दर। ठीक है, लेकिन एनके सर, ये जो शुरुआती रुझान है, आपको लगता है कि अजीत पवार ने खुद को स्थापित किया है? अगर हम 2019 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें तो एनसीपी शरद पवार को लगभग 5 से 6% का वोट प्रतिशत का डेंट पहुंचाया अजीत पवार ने, और अब जो आंकड़ा है वो डबल डिजिट में जाता जा रहा है। 4 पर शरद पवार की पार्टी और 8 पर अजीत पवार की पार्टी। एनके सर, बैलेंस कर दिया क्या लोगों ने कि उन्होंने कहा कि वहां उस टाइम पर मतलब शरद पवार का विक्टिम कार्ड नहीं चल पा रहा है? नहीं, देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा इन मुद्दों को लेके, कितना पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये बात सही है कि अभी 9, सवा 9 बज रहे हैं और ऐसे में आप महाराष्ट्र ऐसे स्टेट का जहाँ की बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी इश्यूज हैं,
मुझे नहीं लगता है कि अभी उसको करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लगातार बीजेपी का प्लस का अगर आप देखें एनडीए का, तो वो बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कभी भी कम हो सकता है और कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, कोई ऐसा गैप नहीं है जो कि ख़त्म हो ही नहीं सकता। आप देखें अभी आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है 148 114 है, तो ये कभी भी बैलेंस हो सकता है, इसलिए अभी तो नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है, इस चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जो फंडामेंटल अंतर है, ये इतिहास कैसे लेगा अलग बात है, लेकिन बीजेपी ने अपना जो एक आखिरी पत्ता होता है, बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि ये किसी भी अच्छे डेमोक्रेसी में इस तरह के वल्गर वो नहीं दिए जाते थे, लेकिन बीजेपी ने इसको किया और मुमकिन है कि उसका फायदा मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पोलराइजेशन करेंगे। हरियाणा में भी चल गया सर ये, हाँ, इसके जरिए कंसोलिडेट करने की कोशिश की, तो इसलिए ये हो सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छा था, ये इतिहास एनालाइज करेगा तो बहुत अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन उसके साथ जैसे लड़की बहन योजना है, ये देखना पड़ेगा कि ये क्या वाकई इन्फ्लुएंस कर रहा है। 2 किस्तें मिली, बिल्कुल ऐन चुनाव के वक्त 2 किस्तें मिली, तो ऐसे में क्या इसका वजन पड़ा है? और अगर ये पड़ा है तो मेरे ख्याल से फिर सारे स्टेट्स, और कांग्रेस कह रही है कि हम 3000 देंगे, क्या ये इस पे लोगों को विश्वास सर? अभिलाष खांडेकर सर कुछ कहना चाह रहे हैं, और लाडकी बहन योजना अगर चमत्कार दिखा रही है अभिलाष सर, तो कोई नई बात नहीं है। 2009 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा मनरेगा का बड़ा रोल था, किसानों की कर्ज माफी का बड़ा रोल था। लोग कहते हैं कि एक ही स्कीम ने कांग्रेस को जितवा दिया था चुनाव। देखिए, मनरेगा एक स्कीम थी, मनरेगा सॉफ्ट नहीं था। बिल्कुल। और ये जो है ये तो सीधे आप दे रहे हैं, खाते में पैसा दे। ठीक बात। अभिलाष सर, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश में, उसने बीजेपी को स्वीप कर दिया था, पूरा मध्य प्रदेश स्वीप कर दिया था 163 सीटें लेके पिछले साल। जबकि ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। तो लाड़की बहन जो है ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इट इज़ ए गेम चेंजर योजना। और डर इस बात का है, जैसा एनके सिंह साहब भी कह रहे थे, कि धीरे धीरे यदि इस तरीके से चुनाव के पहले पैसे बांटने की योजनाएं सरकार अधिकृत रूप से लाती है तो हर राज्य में पहले 4.5 साल तक कोई काम नहीं होगा, और उसके बाद इस हर तरीके की राज्य का राजनीतिक परिदृश्य अलग होता है। अभिलाष सर, आपको लगता है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ वही का काम, वही स्कीम सेम काम करेगी महाराष्ट्र में भी, या फिर हरियाणा में, या जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, जब आसाम से ये चुनाव, ये लाडली बहना जो योजना आसाम में शुरू हुई थी तो लोगों को उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश ने उसी को बहुत परिवर्तन करके सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके 3-3 हज़ार रुपए, 1500 रुपए अलग अलग देने की घोषणा करी लोगों के खातों में। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ सर, लौटूंगी आपके पास, महाराष्ट्र को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन झारखंड से भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन की अगर यहाँ पर बात करें तो 37 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन की बात करें अनुराग तो 35 सीटों पर। मुकाबला बेहद दिलचस्प। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर इस वक्त की जो शुरुआती रुझान है वो आपके सामने। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसके मुताबिक सिर्फ 3 सीटों के शुरुआती रुझान सामने आए हैं और तीनों सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष की हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और सीपीआई एमएल को एक-एक सीट पर बढ़त नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन जो टैली इस वक्त आपके सामने, उसमें 37 और 35 यानी सिर्फ 2 सीटों का फासला झारखंड के चुनावी महासंग्राम में। तो सर, जो लग रहा था मनोज सर कि झारखंड में वो कह रहे थे कि सी फैक्टर जो है वो एनडीए की थोड़ी परेशानी बढ़ा रहा है, मतलब वो वैश्य और सवर्णों का नाराजगी देखी जा रही है, ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन नंबर्स को देख कर तो देखिए ऐसा था कि एक तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ही, वो मेरे ख्याल से एक बड़ा फैक्टर होगा। और जिस तरीके के फैक्टर महाराष्ट्र में चले, कटेंगे तो बटेंगे, करीब करीब उसी तरीके के जो फैक्टर्स हैं वो भी बीजेपी ने एक इशू बनाने की कोशिश करी वहाँ पर। और मेरे ख्याल से एनके सिंह जी इस पर थोड़ा और एक्सप्लेन करें। ये झारखंड की अस्मिता बनाम बांग्लादेशी घुसपैठ और तमाम पलायन जैसे मुद्दे, इन मुद्दों का असर आपको नजर आता है? अभी मुझे मेरे सामने ये रिपोर्ट है जिसमें कि जो आपका कमीशन है उसने ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है जिसमें ये कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ संथाल परगना के एरिया में काफ़ी ज़्यादा, ये अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा है।
और ये कहा है कि साहब इसकी वजह से डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं। तो ये बात सही है कि वेस्ट बंगाल में आप याद करिए यही आरोप लगा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए काफ़ी बड़ी तादाद में सेटल होने हैं और ममता बनर्जी की सरकार उसको तरजीह दे रही है। ये यहाँ पे भी एक फैक्टर हो सकता है कि वो चेंज करे। लेकिन अब इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है, तो इसके एंगर में जो हिंदू कंसोलिडेशन है वो भी तो होगा ना। अगर आप ये खेल करते हैं पर लेकिन 37-35 में आपको लग रहा है सर वो कंसोलिडेशन हो पा रहा है? इसलिए कह रहे हैं कि दोनों अंडर करेंट्स है जो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रही हैं, इसलिए वहां पे बहुत क्लियर पिक्चर आप देख सके ये नहीं होगा। लेकिन हाँ ये है कि हंग सिचुएशन में फिर खेल दूसरा शुरू हो जाएगा और वो मुझे लगता है कि झारखंड में ये होने की स्थिति है। मुझे तो लगता था महाराष्ट्र में भी ये होगा, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है।